स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 का कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स और टेक्निक्स में कंपैरेटिव जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम कर रहे हैं। और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले टॉपिक के अंदर आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था। होप आप लोगों को बैलेंस शीट का जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी आ चुकी होगी और किस प्रकार से उसको बनाते हैं होगी आपने देख लिया। आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। आज हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दूसरा टूल्स है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपने पढ़ लिया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, कौन कौन सी बातों को आप ध्यान रखते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे और उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन है कि किस प्रकार से इसको किया जाएगा या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है कि आप कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने का मेन मोटिव ये होता है, जैसे आप लोगों को बताया था कि एक साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको 1 ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन के बारे में तो बताता है, परंतु कंपैरिजन करने के बाद आपके पास कुछ नहीं होता है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन बढ़ी या दूसरे फर्म की तुलना में आपने प्रोग्रेस की या नहीं की, इस बारे में आपको पता नहीं लगता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेल्स यू अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, कि आपकी बिजनेस की प्रोग्रेसिव क्या है, डेफिनेट प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस की डिफाइंड जो प्रोग्रेस है उसके बीच में और एक्चुअल प्रोग्रेस के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में आपको बड़ा डिटेल इंडिकेशन देता है। तो जब 2 या 2 से अधिक वर्षों के डाटे गया, अगर अर्थात डाटा का मतलब है कि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 2 या 2 से अधिक वर्षों के डाटे का आपस में तुलना करते हैं और उसके आधार पर आप कोई एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि समीक्षा करते हैं और कोई कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो उसे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की संज्ञा देते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको, मैंने जैसे आपको बताया कि डिफाइंड नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस के बारे में बताता है। दूसरा आपको बताता है कि व्यवसाय में जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंटली काम कर रही है या नहीं कर रही है। मैनेजमेंट को व्यवसाय के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों का पता लगता है, अगर कोई खूबियां तो यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है। स्ट्रेंथ को और अधिक स्ट्रेंथ देने की कोशिश करती है मैनेजमेंट और वीकनेस को दूर करने की कोशिश करती है। ये सारे कार्य जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट के द्वारा जो है संभव होते हैं। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब आप बताते हैं तो ये बताते हैं कि जो कुछ आइटमें आपके पास दी होती है, 2 वर्षों के डाटे की जो आपके पास आइटमें दी होती हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार इसका एक फॉर्मेट दिया गया है, जो कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अनुसार दिया गया है, जिसके अनुसार ये बताया गया कि ये इसका फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट के अनुसार आपको कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी होगी। इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का फिगर आपके पास दिया होता है। ये तो अकॉर्डिंग टू कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार कर ही दिया, कंपल्सरी कर ही दिया गया है, क्योंकि उससे पहले आप 1 वर्ष का डाटा लेते थे जिसके आधार पर आप कोई निर्णय लेते थे, परंतु अब 2 या 2 से अधिक वर्षों का डाटा आपको एक साथ दिखाना जरूरी है, जिसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डाटा विशेषकर साथ में दिखाया जाता है। अब बात आती है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 1, टू एनालिसिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 और मोर ईयर। आप क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर की 2 और मोर देन 2 इयर्स का, कि आपके पास 2 या 2 से अधिक वर्षों का डाटा दिया होता है, जिसके आधार पर आप क्या करते हैं कि उन खर्चों और इनकम के बीच में तुलना करते हैं और ये देखते हैं कि कौन से खर्चे ऐसे हैं जो अननेसेसरी हो रहे हैं या कौन से ऐसे खर्चे हैं जो करने जरूरी हैं और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उनको थोड़ा कम करें तो क्योंकि व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन बढ़ती है, इनकम को और अधिक कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी बातें जो है आप 2 वर्षों के डाटे के आधार पर आप कंक्लूजन करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं टू एनालिसिस द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रुपीज एज वेल एज इन परसेंटेज, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप क्या करते हैं कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उनमें कितनी वृद्धि हुई, कितना इंक्रीज हुआ, इनकम में कितनी इंक्रीज हुई या एक्सपेंसेस में कितनी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इसी प्रकार से उनके बीच में होने वाला परसेंटेज चेंज आप निकालते हैं। कैसे निकालते हैं और लेटर ऑन आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं टू मेजर द एफर्ट्स ऑफ द फर्म, की फर्म की एफर्ट्स क्या है। अगर आपको पता लगता है कि फर्म के अंदर जो है ये कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए आपने क्या एफर्ट्स की है
या आपकी स्ट्रेंथ ये है तो स्ट्रेंथ को और अधिक स्ट्रेंथ करने के लिए आपने क्या किया, इस एफर्ट्स का भी आपको पता लगता है कंपैरेटिव जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसके बाद आप सभी जानते हैं टू रिव्यू द पास्ट ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। तो जैसे आप लोगों को कल बताया था कि जो आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट है उससे आपको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में पता लगता है, जबकि जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बताता है। इसके बताने का मेन कारण ये होता है कि आपको ये पता लगता है कि व्यवसाय में जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, व्यवसाय की और संचालन क्षमता है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है। व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन इंडिकेट दैट द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज गुड। दैट मीन्स कि अगर आपकी व्यवसाय में प्रॉफिट बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि अगर मोर प्रॉफिट टेल्स अबाउट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। तो ओवरऑल एफिशिएंसी को जानने के लिए जो है ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर आप ध्यान देते हैं और ऑपरेशनल एक्टिविटीज सही प्रकार से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है इस बात का भी आपको पता लगता है। तो ये सारी कुछ बातें आपको इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है कि व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आप लोगों को कल बताया था कि आपके पास एब्सोल्यूट मनी वैल्यू जो हर इसके अंदर आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि आपके पास एब्सोल्यूट मनी वैल्यू जो दी होगी, एब्सोल्यूट मनी वैल्यू इज गिवन, एब्सोल्यूट मनी वैल्यू जो है आपको दी होगी, ध्यान रखना इस बात का। तो एब्सोल्यूट मनी वैल्यू का मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू जैसे 2001 और 2002 का डाटा आपके पास दिया हुआ, आपने निकालना होता है परसेंटेज चेंज, आपने निकालना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज से पहले से निकालने से पहले एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज आपने निकालना है कि आपके इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उसको निकालना है। मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास एब्सोल्यूट मनी वैल्यू जो गिवन होगी इसको निकालने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आपने निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, करंट ईयर के फिगर से, करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर का फिगर घटाते हैं। तो आपके पास जो आता है वो आता है जी एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है या तो उसमें इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल सेल की बात करें कि एक साल जो है सेल आपके पास 2 लाख दी हुई है, दूसरे साल आपके पास 4 लाख दी, इसका मतलब जो एब्सोल्यूट इंक्रीज हुई 4 लाख में से आप जब 2 लाख उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली 2 लाख इंक्रीज हुई। इसी प्रकार से अब आपने निकालना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज में क्या करते हैं, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज को, जो आपका ये एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, जो एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ जो मतलब चाहे आपका कोई भी चेंजिंग हुई जो है चाहे इंक्रीज किया चाहे डिक्रीज की, उसको आप जो है प्रीवियस ईयर के फिगर से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो आपके पास आता है वो आपका क्या आता है, परसेंटेज चेंज आता है। तो इसके अंदर भी आप परसेंटेज चेंज निकालते हैं। ये सारी बातें आपको जब आपको पिछला वीडियो कराया था उसके अंदर भी बताई थी कि देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच ऑलवेज वी रिमेंबर व्हाइल यू आर राइटिंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो देयर आर सेम पॉइंट्स व्हिच आर ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके अंदर आप 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, यद्यपि और बातें भी है परंतु 3 बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले एब्सोल्यूट मनी वैल्यू जो गिवन होगी, फिर आपने निकालनी है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है कि आपके पास करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर का फिगर घटाएंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट चेंज आएगा, ये इंक्रीज और डिक्रीज में आएगा। उसके बाद आपने निकालना होता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए ईच एंड एवरीबॉडी नो कि एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज को डिवाइड किया जाता है प्रीवियस ईयर के फिगर से और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। तो इस प्रकार से आप जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आप लोगों को बताया कि यदि आप अपनी मर्जी से इस फॉर्मेट को फॉर्मेट नहीं बना सकते हैं। इसको फॉर्मेट को बनाने के लिए अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं भी किस प्रकार से इसका फॉर्मेट दिया होता है, जो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 शेड्यूल 3 और पार्ट 2 के अनुसार दिया है, उसी को आपने ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार आपने इसको बनाना है। अगर इसको साधारण शब्दों में याद करने का तरीका आपको बताया जाए कि ऊपर आप लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड या एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड शब्द का प्रयोग किया जाता है जनरली, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अकाउंट के साथ जो है जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके साथ अकाउंट शब्द लगा होता है और ये अकाउंट होता है, इसलिए इसके लिए फॉर द ईयर एंडेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपकी बुक में कई बार एज एड भी दिया होता है, तो वर्ड से और जो भी आपकी बुक में दिया है आप एज एड उसको ले सकते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 और 2016 इस प्रकार से पहले आपने 2015 का डाटा लेना है, 2016 का लेना है। फिर उसके बाद आप एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज का आपके पास फार्मूला का कॉलम बनाएंगे आप, इसमें एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, उसके बाद आप परसेंटेज चेंज का कॉलम बनाएंगे। तो अर्थात सिंपल सी बात है, ऊपर आप सिंपल सी बातें लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन, पहला कॉलम पार्टिकुलर्स का, फिर प्रीवियस ईयर का फिगर, फिर करंट ईयर का फिगर, फिर एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, फिर परसेंटेज चेंज आप निकालते हैं। तो किस प्रकार से इसको किया जाएगा। अब बात आती है कि इस फॉर्मेट के अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में
कोई भी इनकम हो, चाहे वो सेल से हो चाहे अदर इनकम की, उसको जोड़ दिया जाता है। आपने सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पहले आएगी इनकम फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, ध्यान रखना इस बात का। इनकम फ्रॉम रेवेन्यू, फिर अदर इनकम उसमें जोड़ दी जाएगी। व्हाट्स योर टाइप ऑफ इनकम, चाहे वो डिस्काउंट रिसीव हो, चाहे इंटरेस्ट रिसीव हो, चाहे डिविडेंड रिसीव हो, सारी इनकम को जोड़ दो, टोटल इनकम बन गई। अर्थात क्या किया आपने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम जोड़ दी। बड़ा सिंपल सी काम है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने अदर इनकम जोड़ दिया, आपकी टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम आने के बाद आप उसमें से लेस करेंगे खर्चे, जितने भी खर्चे हैं उनको आप घटाएंगे। लेस एक्सपेंसिस, चाहे वो आपका ऑफिस एक्सपेंसिस है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस है, चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस है, चाहे अदर एक्सपेंसिस है, उन सारे खर्चों को जोड़ते हैं। रेवेन्यू में से खर्चे को घटाएंगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा आपके पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से आप लेस करेंगे इनकम टैक्स और आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्थात बड़ा सिंपल सी कार्य है, आप लोगों ने इसको देखना है। समझने का तरीका वही है कि आपने सबसे पहले टोटल इनकम को लेना है। टोटल इनकम कैसे ली जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम जोड़ेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। फिर उस टोटल इनकम में जितने भी खर्चे उनको घटाना है। खर्चे पहले जोड़ने हैं अलग से। स्टेप नंबर 1 में आपने इनकम को जोड़ा, स्टेप नंबर 2 में आपने सारे खर्चे जोड़े। फिर ए में से बी को घटाया तो आपके पास इनकम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। फिर उसमें से आप लेस इनकम टैक्स करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो इस प्रकार से आप इसका क्वेश्चन करते हैं और इस प्रकार से इसको निकालते हैं। इसकी वीडियो अब अगले वीडियो के अंदर आप इसका प्रैक्टिकल पोर्शन आपको बड़ा डिटेल में बताया। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 और 2015, इसका फॉर्मेट जो आपको बताना होना चाहिए कि इस प्रकार से आप बनाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 2015 में पहला कॉलम पर्टिकुलर का नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज चेंज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक तो सेल आती है और कोई भी अदर इनकम आप जोड़ सकते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव हो, चाहे आपका डिविडेंड रिसीव हो, चाहे डिस्काउंट रिसीव हो, तो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम जोड़ी जाती है। जो आपके पास आता है वो टोटल रेवेन्यू आता है। इसमें सारी आइटमों की आप जोड़ते हैं। अभी प्रैक्टिकल कराएंगे तब भी आपको थोड़ा क्लियर होगा। फिर एक्सपेंसिज में सबसे पहले लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो आपके पास आता है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम रहता है। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ये होता है कि परचेज में से आप लेस परचेज रिटर्न कर देते हैं, तो जो आपके पास आता है वो परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड आता है। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है कि फिनिश्ड गुड्स प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, कि जितने भी स्टॉक है उनको शामिल किया जाता है। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक सारे जोड़ते हैं और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं, तो आपके पास चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड आता है। फिर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस, जितने भी खर्चे होते हैं इंप्लॉय बेनिफिट के उनको लेते हैं, जो चाहे वो आपका सैलरी टू स्टाफ है, चाहे वेजेज है, रिम्यूनरेशन है, चाहे स्टाफ वेलफेयर का कोई खर्चा है। फिर फाइनेंशियल कॉस्ट आती है। फाइनेंशियल कॉस्ट में आप सभी जानते हैं, जैसे बैंक चार्जेस, कमीशन पेड या फिर कोई भी इंटरेस्ट पेड, ये सारे के सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के आते हैं। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन आपको पता ही है कि फिक्स्ड सेट पर लगता है, और अगर ने कोई खर्चा जो इसके अंदर नहीं आया अदर एक्सपेंसेस के अंदर आता है। तो टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल एक्सपेंसेस कराते हैं तो आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप लेस करते हैं तो आपके पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने आपको बताया था कि आपने टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम जोड़नी है, टोटल रेवेन्यू आएगा, उसमें से सारे खर्चे आपने एज इट इज कटाने हैं। आपके सिंपल दिए होंगे, ऐसे कोई अगर दिए भी होंगे तो स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास क्लियर दिया होगा, मतलब आपको इतनी बात की टेंशन नहीं भी आपको निकालना है। और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी आपके पास क्लियर दिया होगा, चेंज इन इन्वेंट्री भी आपके पास क्लियर दी होगी, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपके पास क्लियर दिए होंगे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अगर ये खर्चे नहीं दिए तो आपने खर्चे ऐसे एडिट खर्चे उतारने हैं, टोटल खर्चा करना है, अदर एक्सपेंसेस जोड़ के टोटल एक्सपेंसेस होंगे। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाने हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, लेस इनकम टैक्स घटाना है तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटाएगा। फिर एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं, करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर के फिगर को माइनस करेंगे। करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर के फिगर को माइनस करेंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज आ जाएगा। अगर ये करंट ईयर का फिगर प्रीवियस ईयर के फिगर से ज्यादा है तो आपका इंक्रीज आएगा, और यदि करंट ईयर का फिगर प्रीवियस ईयर के फिगर से कम है तो आपके पास माइनस में आएगा। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं कि जो आपने एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज निकाला इसको डिवाइड करेंगे इससे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपके पास परसेंटेज चेंज आएगा। तो इस प्रकार से ये था जी आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार से बनाते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी आइटम है उनको कैसे दिखाया जाता है वो आपको बताया।
अगला जो है आपका एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। कि आपके पास फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दी है, ठीक है, और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015-2014 की, तो आपने उसको बनाना है। तो मैंने जैसे आपको बताया, आप यहाँ पे लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 और 2015। आपके पास डाटा दिया हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया ना क्लियर, तो आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा एज इट इज, ये उतार लिया। परंतु यह ध्यान रखें कि करंट ईयर का फिगर जो है वो बाद में लिखना है और प्रीवियस ईयर का फिगर पहले लिखना है। तो 2014 पहले लिखा, 2015 बाद में लिखा। तो 2014 का 12 लाख और 20 लाख। फिर आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जी, कैसे निकाला इंक्रीज, 20,000 में से 12,000 घटाया, 8,000 आया। 8,000 को आपने 12,000 से डिवाइड किया तो आपके पास 66.66% जो आया। इसी प्रकार से अगला लिखा आपने अदर इनकम जोड़ी इसमें, तो अदर इनकम जोड़ी तो आपके पास 19,000 और 12,000 आई। 12,000 में से 19,000 घटाई तो आपके पास 3,000 आई। 3,000 को आपने 9,000 से डिवाइड किया तो 33.33% आया। इस प्रकार से इसको निकालते हैं। फिर जोड़ी, टोटल रेवेन्यू जोड़ा, टोटल रेवेन्यू 21,000, ये जोड़ा तो 32,000। 32,000 में से 21,000 घटाया तो 11,000। 11,000 को 21,000 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 52.33%। तो इस प्रकार से आपने इसको निकाला। तो ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम आपका ऑपरेशन आया, यानी कि किस प्रकार से परसेंटेज आपने निकाली। उसके बाद इसमें से खर्चे घटाएंगे। खर्चे फिर आपने, क्योंकि इसमें एक ही खर्चा दिया है, अगर अलग अलग दिए होते तो हम खर्चों को अलग लेते हैं। तो ये 10 लाख, 13 लाख, 13 लाख में से 10 लाख घटाया, 3 लाख, 3 लाख को 10,000 से डिवाइड किया, 33.33%, 30% सॉरी। उसके बाद अब आपने क्या किया, प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट कैसे निकाला, इसमें से इसको घटाया 11,000, इसमें से इसको घटाया, मतलब 32,000 में से 13,000 घटाया 19,000। 19,000 बटा माइनस 11,000, 8,000, 8,000 डिवाइड बाई 11,000, दैट इज 72.72%। तो इस प्रकार से जो है वो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं, जिसको मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 एक बार फिर देख लें। एक दो एग्जांपल से और समझाते हैं आपको। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 और 2015, अर्थात आपके पास दिया हुआ है डाटा, एब्सोल्यूट डाटा दिया हुआ है। ये क्लियर दिया है कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर पहले दिया, करंट ईयर बाद में दिया। तो एज इट इज उतारना है, मतलब करना है केवल मतलब फॉर्मेट में। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर नोट नंबर, एब्सोल्यूट फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट फिगर ऑफ करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीज और परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज। तो आपने सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास दिया हुआ है, यही टोटल रेवेन्यू है 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख को 30 लाख से डिवाइड किया तो 33.33% आया। लेस की इसमें से खर्चे किए तो आपने क्या किया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री और अदर एक्सपेंसेस तीनों को लिख दिया। तो 20 लाख में से 19 लाख लगाया तो 1 लाख को ये किया, डिवाइड किया 19 लाख से तो 5.26% आया। इसी प्रकार से चेंज इन इन्वेंट्री 1 लाख का 2 लाख, दैट मीन्स कि ये माइनस में है, क्योंकि जो नकद माइनस किए तो इसको प्लस करना पड़ता है। इसमें से माइनस माइनस प्लस, दैट इज मीन्स 3 लाख। 3 लाख को 1 लाख से डिवाइड किया तो 300% आया। तो अदर एक्सपेंसेस लिए फिर आपने 1,80,000, 1,76,000, 4,000 माइनस में आया। 4,000 को 1,80,000 से डिवाइड किया, 2.22 माइनस में आया। टोटल एक्सपेंडिचर जोड़े तो ये जोड़ दिया, ये आपके पास आया 19,80,000 और ये 23,76,000, 3,96,000 डिफरेंस आया। इसको इससे डिवाइड किया तो 20% आया। और ये आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख, 20,000 में से 16,24,000 में से 10,20,000 आया तो 6,04,000। इसको डिवाइड किया इससे तो 59.21%। तो ये था जी आपका कुछ एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया आपको। और उसके बाद भी यदि आपको नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।